नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर है बिल्कुल मतलब असली वैज्ञानिक संभावना। हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत ही छोटे प्राचीन श्याम विवरों की, यानी ब्लैक होल्स की। हाँ। और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बिग बैंग के ठीक बाद बने होंगे और शायद अगले 10 साल के अंदर ही एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट के साथ फट सकते हैं। काफी दिलचस्प संभावना है। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें मिली है एक स्रोत से जिसका शीर्षक है आदिम श्याम विवर, ऊर्जा का महाविस्फोट। तो आज हम इसी स्रोत को थोड़ा गहराई से देखेंगे, इसके सबसे जरूरी पॉइंट्स, इसके आइडियाज निकालने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ये नन्हे ब्लैक होल आखिर हैं क्या और क्यों इनका ये संभावित धमाका हमारे ब्रह्मांड की समझ के लिए इतना बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ब्रह्मांड जब बना, उसके शुरुआती लम्हों से बचे हुए छोटे लगभग अदृश्य कण, जो शायद हमारी जिंदगी में ही एक ऐसी कॉस्मिक आतिशबाजी दिखा सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये वाकई हैरान करने वाला विचार है ना? बिल्कुल, ये सामान्य समझ से बिल्कुल परे लगता है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, ये वो विशालकाय ब्लैक होल नहीं है जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। हाँ, जो गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं। बिल्कुल, जो सब कुछ निगल जाते हैं। नहीं, ये वो नहीं है, ये बिल्कुल अलग किस्म के हैं। स्रोत इन्हें आदिम श्याम विवर कह रहा है, यानी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, शायद एक परमाणु के नाभिक जितने छोटे और बहुत ही ज्यादा पुराने। हाँ, माना जाता है कि ये बिग बैंग के फौरन बाद बने होंगे, मतलब जब यूनिवर्स बस कुछ ही पल पुराना था और एनर्जी डेंसिटी, घनत्व बहुत ज्यादा था। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इन आदिम श्याम विवरों मतलब पीबीएच में एक ऐसी खासियत हो सकती है जो उन्हें सामान्य ब्लैक होल से अलग करती है और उनके व्यवहार को मतलब पूरी तरह बदल देती है। अच्छा, क्या खासियत? स्रोत बताता है कि इनमें हल्का सा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज ब्लैक होल में? हाँ, देखिए, सामान्य तौर पर जब हम ब्लैक होल की बात करते हैं तो हम उनके मास यानी द्रव्यमान और स्पिन यानी घुमाव पर ध्यान देते हैं। चार्ज को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि वो या तो बहुत कम होता है या शून्य माना जाता है, खासकर बड़े ब्लैक होल्स के लिए। अच्छा, तो फिर ये हल्का सा चार्ज इन छोटे ब्लैक होल के लिए इतना जरूरी क्यों है? अगर बड़ों के लिए मायने नहीं रखता तो? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, बड़े ब्लैक होल इतने बड़े होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ही सब कुछ तय करती है। बाकी सारे बल उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। उनका चार्ज अगर हो भी तो उनके व्यवहार पर ज्यादा असर नहीं डालता। लेकिन ये आदिम श्याम विवर इतने छोटे कि यहाँ क्वांटम इफेक्ट्स और दूसरे बल भी मतलब अपनी भूमिका निभाने लगते हैं। और इस हल्के से इलेक्ट्रिक चार्ज का असर इनके जीवन पर बहुत गहरा पड़ सकता है। कैसे? मतलब क्या करता है ये चार्ज? ये चार्ज एक तरह से इनकी ढाल बन सकता है। ढाल? हाँ, आपने स्टीफन हॉकिंग के हॉकिंग रेडिएशन के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना है, जिससे ब्लैक होल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। बिल्कुल, ये वो प्रक्रिया है जिससे ब्लैक होल बहुत धीरे धीरे ऊर्जा खोकर वाष्पित होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं। सामान्य तौर पर छोटे ब्लैक होल्स तो बहुत तेजी से वाष्पित हो जाने चाहिए थे, अरबों साल तक टिकने ही नहीं चाहिए थे। अच्छा, लेकिन अगर इन आदिम श्याम विवरों पर चार्ज है तो ये चार्ज हॉकिंग रेडिएशन की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है या कुछ हद तक रोक भी सकता है। ये आवेश उन्हें पूरी तरह से खत्म होने से बचाता है? कम से कम कुछ समय के लिए, खासकर अगर उनका शुरुआती द्रव्यमान एक खास लिमिट से ज्यादा हो। अरे वाह! हाँ, ये चार्ज ही इन्हें उन ब्लैक होल से अलग करता है जो तारों के मरने से बनते हैं, जिनमें आमतौर पर कोई खास चार्ज नहीं होता। वाह, मतलब ये चार्ज एक तरह से इन्हें अरबों सालों तक जिंदा रखे हुए, जबकि बिना चार्ज के कब के खत्म हो गए होते। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये एक बहुत ही आकर्षक संभावना है। ये चार्ज उन्हें एक किस्म की स्थिरता देता है उनके अंतिम और शायद विस्फोटक पतन से पहले। ये उन्हें अरबों साल तक ब्रह्मांड में घूमने की मोहलत देता है। और अब आते हैं इस बात पर जो रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ। स्रोत का अनुमान है कि इनमें से कुछ आवेशित आदिम श्याम विवर जो एक खास साइज और मास के हैं, अब शायद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। हाँ। उनका मानना है कि ये अगले दशक के भीतर ढह सकते हैं और फट सकते हैं। अगले दशक में? हाँ,
और ये कोई छोटा मोटा पटाखा नहीं होगा। स्रोत इसे कह रहा है ऊर्जा का महाविस्फोट, एनॉर्मस बर्स्ट ऑफ एनर्जी। जरा सोचिए, एक नन्हे से बिंदु से ऊर्जा की इतनी बड़ी लहर निकलेगी जो अरबों सालों से खामोश था। ये कैसा नजारा होगा? अगर हम वाकई ऐसा कोई विस्फोट देख पाते हैं तो ये खगोल विज्ञान, कॉस्मोलॉजी और फंडामेंटल फिजिक्स के लिए एक क्रांति लाने जैसा होगा। क्रांति? कैसे? इसके कई गहरे कारण हैं। सबसे पहला और सीधा कारण तो ये है कि ये आदिम शाम विवरों के अस्तित्व का पहला सीधा सबूत होगा, डायरेक्ट प्रूफ। अच्छा। अभी तक हमें पक्का नहीं पता कि ये हैं भी या नहीं। हाँ। अभी तक हमारे पास इनके होने के सिर्फ सैद्धांतिक तर्क हैं, थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, और कुछ अप्रत्यक्ष संकेत ही हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कुछ संभावित मामले या फिर ग्रेविटेशनल वेव डेटा में कुछ असामान्य सिग्नल। लेकिन एक विस्फोट को देखना, मतलब सीधे तौर पर कहना हाँ ये चीजें वाकई मौजूद हैं, और सिर्फ ये जानना कि ये मौजूद है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब ठीक है, मौजूद है तो बहुत बड़ा फर्क। सोचिए, अगर हम एक भी विस्फोट देख लें तो ये हमें बताएगा कि ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में ऐसी चीजें बनी थी। इससे हमें यह अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में ऐसे कितने प्राचीन अवशेष बिखरे हो सकते हैं। क्या ये बहुत दुर्लभ हैं या हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम है? अच्छा। इस एक विस्फोट का ऑब्जर्वेशन हमें इनकी पूरी आबादी का, इनकी पॉपुलेशन का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। ये हमें ब्रह्मांड की शुरुआती घनत्व में जो उतार चढ़ाव थे, फ्लक्चुएशंस, उनके बारे में भी अहम जानकारी देगा, क्योंकि माना जाता है कि यही उतार चढ़ाव आदिम शाम विवरों के बनने के लिए जिम्मेदार थे। मतलब ये यूनिवर्स की शुरुआत की कहानी का एक पन्ना खोल सकता है। बिल्कुल, ये ब्रह्मांड की शुरुआती बनावट का एक सुराग होगा। अब अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ऐसा विस्फोट सिर्फ ये नहीं बताएगा कि ये ब्लैक होल हैं और कितने हैं, ये हमें अभूतपूर्व, मतलब अनप्रेसिडेंटेड स्टडी के मौके देगा, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। ये ऐसा होगा मानो हमें चरम स्थितियों में काम करने वाली ब्रह्मांड की एक प्रयोगशाला की चाबी मिल गई हो। प्रयोगशाला? किस तरह की प्रयोगशाला? हम इनसे क्या सीख सकते हैं? है भौतिकी के मूलभूत नियम, फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। एक ब्लैक होल का अंतिम क्षण, चाहे वो इवेपोरेशन हो या विस्फोट, हमें क्वांटम गुरुत्वाकर्षण यानी क्वांटम ग्रेविटी के सिद्धांतों को परखने का एक अनोखा मौका देगा। क्वांटम ग्रेविटी, ये वही मुश्किल सिद्धांत है ना जो आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की कोशिश करता है? बिल्कुल सही। क्वांटम ग्रेविटी फिजिक्स की उन सीमाओं में से एक है जहां हमारी समझ अभी अधूरी है। हम नहीं जानते कि ये कैसे काम करती है। ब्लैक होल का केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, या उसका अंतिम विस्फोट ऐसी जगहें हैं जहां ग्रेविटी बहुत शक्तिशाली होती है और क्वांटम प्रभाव भी बहुत अहम हो जाते हैं। ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में पदार्थ, ऊर्जा, स्पेस और टाइम कैसे बर्ताव करते हैं, ये देखना हमें क्वांटम ग्रेविटी के सही सिद्धांत की ओर ले जा सकता है। ये विस्फोट हमें उन नियमों की झलक दिखा सकता है। अच्छा, और दूसरा क्षेत्र? दूसरा बड़ा क्षेत्र है डार्क मैटर की प्रकृति, नेचर ऑफ डार्क मैटर। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, ये तो है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर नाम की किसी चीज से बना है। ये ग्रेविटी तो डालता है, लेकिन रोशनी या किसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरैक्ट नहीं करता। हम उसे देख नहीं सकते, बस उसके असर को महसूस कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन ये है क्या, ये हम ठीक से नहीं जानते। और आदिम शाम विवर का इससे क्या लेना देना? एक लंबे समय से ये हाइपोथेसिस चली आ रही है कि शायद आदिम शाम विवर ही डार्क मैटर का कम से कम कुछ हिस्सा हो। अच्छा। सोचिए, अगर ये इतने छोटे हैं, अदृश्य हैं और सिर्फ ग्रेविटी से ही इंटरैक्ट करते हैं, तो ये डार्क मैटर के प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। हाँ, बात तो सही है। तो अगर हम इन विस्फोटों का अध्ययन करते हैं तो हम शायद उनके गुणों का पता लगा सकें, जैसे उनका औसत द्रव्यमान क्या है, वो कितनी संख्या में है। इस जानकारी से हम ये आकलन कर सकते हैं कि क्या वो वाकई ब्रह्मांड के उस लापता द्रव्यमान, मिसिंग मास, के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। मतलब ये डार्क मैटर की पहेली सुलझाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये एक अहम सुराग दे सकता है। और तीसरा क्षेत्र है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि ये आदिम शाम विवर बिग बैंग के फौरन बाद बने माने जाते हैं। इनका अध्ययन हमें सीधे उन शुरुआती क्षणों की स्थितियों के बारे में जानकारी दे सकता है। ये ब्रह्मांड के जीवाश्म, फॉसिल्स की तरह हैं। ब्रह्मांड के जीवाश्म, वाह। हाँ, उनके गुण, जैसे उनका आकार, उनका वितरण, उनका संभावित आवेश, ये सब उस समय के ब्रह्मांड के घनत्व, तापमान और संरचना पर निर्भर करते हैं जब वो बने थे। एक विस्फोट का अवलोकन
हमें समय में पीछे देखने और ब्रह्मांड की कहानी के पहले अध्याय को समझने में मदद कर सकता है। वो दौर जिसके बारे में हमारे पास अभी बहुत कम सीधी जानकारी है। तो कुल मिला के मामला ये है, हमारे पास ब्रह्मांड की सुबह में बने छोटे, शायद चार्ज वाले प्राचीन ब्लैक होल हैं। ये हमारे आसपास छिपे हो सकते हैं और इनमें से कुछ अगले 10 सालों में ही एक जबरदस्त धमाके के साथ फट सकते हैं। यही संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ आसमान में एक शानदार नजारा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फिजिक्स के मूलभूत नियमों, डार्क मैटर के रहस्य और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिक सवालों के जवाब खोजने की कुंजी, चाबी हो सकती है। ये हमें उन हालात की एक झलक दे सकता है जो सृष्टि के कुछ पलों बाद मौजूद थे। ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए ये एक अविश्वसनीय रूप से रोमांचक संभावना है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी कितने रहस्य खुलने बाकी हैं और कितने आश्चर्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल सवाल उठता है। हाँ, क्या? स्रोत इन विस्फोटों से मिलने वाले ज्ञान के अवसरों पर रोशनी डालता है जो निसंदेह क्रांतिकारी होंगे, जैसा हमने डिस्कस किया। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, ये देखते हुए कि ये आदिम श्याम विवर कितने छोटे हैं, कितने पुराने हैं और शायद हमसे कितनी दूर हो सकते हैं। वैज्ञानिक समुदाय असल में इस तरह के अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल, पल भर में होने वाले और शक्तिशाली विस्फोट को देखने और उससे सीखने के लिए खुद को तैयार कैसे कर सकता है? हाँ, ये तो बड़ी चुनौती लगती है। मतलब ये विस्फोट कब होगा, कहाँ होगा, ये हमें पहले से पता नहीं होगा। बिल्कुल। क्या हमारे पास सही तरह के टेलीस्कोप या डिटेक्टर हैं जो सही समय पर आसमान के सही हिस्से को देख रहे हों? और इनसे सिग्नल कैसा निकलेगा? वही तो, इन विस्फोटों से किस तरह के संकेत निकलेंगे? क्या वो बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली गामा किरणें होंगी, या न्यूट्रिनो कण होंगे, या गुरुत्वाकर्षण तरंगे होंगी, या कुछ और, या शायद सब कुछ एक साथ? हमें शायद एक मल्टी मैसेंजर अप्रोच की जरूरत होगी, यानी कई तरह के डिटेक्टरों से एक साथ डेटा लेना होगा। और सबसे बड़ी बात, ये घटनाएं शायद बहुत कम समय के लिए होंगी। हो सकता है कुछ सेकंड या उससे भी कम, फ्लैश की तरह। तो उस छोटे से टाइम में हम क्या ही पता लगा पाएंगे? यही चुनौती है। हम उस छोटे से अंतराल में ज्यादा से ज्यादा जानकारी कैसे हासिल कर सकते हैं? हमें शायद बहुत तेज प्रतिक्रिया देने वाले सिस्टम बनाने होंगे, अलर्ट सिस्टम्स, जो किसी संकेत का पता चलते ही दुनिया भर के टेलीस्कोपों को फौरन उस दिशा में मोड़ सकें। इन क्षणिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं से अधिकतम ज्ञान कैसे निकाला जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौती है जिस पर हमें अभी से सोचना होगा। सही बात है। तैयारी के बिना हम शायद इस सुनहरे अवसर को गंवा सकते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है। ये हमें सिर्फ ब्रह्मांड के रहस्यों की ही नहीं, बल्कि उन्हें जानने की हमारी अपनी क्षमताओं की सीमाओं की भी याद दिलाता है। इन आदिम श्याम विवरों की कहानी अभी लिखी जा रही है और जैसा हमने सुना, अगले दशक में इसमें एक विस्फोटक अध्याय जुड़ सकता है। क्या हम उसे देखने, समझने और उससे सीखने के लिए तैयार होंगे? ये खुला सवाल है। लेकिन एक बात पक्की है, ज्ञान की ये तलाश लगातार जारी है और ब्रह्मांड हमें हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा।